हेलो बच्चों, मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी स्थल में। इससे पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वो आपके क्या पढ़े थे, अक्षांश और देशांतर। इस क्लास में हम चर्चा करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। ठीक, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो कैसी है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, वो सब हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर हम बात करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, तो जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो दृश्य तो है नहीं। क्या नहीं है भैया? दृश्य नहीं है। मतलब हम उसे अंदर देख नहीं सकते कि उसमें अंदर है क्या क्या। तो हम उसे पढ़ते किसके आधार पर हैं? आंतरिक संरचना को स्रोतों के आधार पर पढ़ते। किसके आधार पर? हम इसे स्रोतों के आधार पर। जब स्रोतों के आधार पर पढ़ते हैं तो बात करें कि भैया कितने स्रोत हैं इसके पढ़ने के, तो जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना, तो इनके जो स्रोत हैं वो स्रोत कितने हैं? दो हैं स्पेशली। एक क्या है? प्राकृतिक है और एक क्या है? अप्राकृतिक है। तो एक अप्राकृतिक है और एक क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। प्राकृतिक स्रोत। जब हम अप्राकृतिक स्रोतों में बात करते हैं तो इसमें किस किस आधार पर हम इसका अध्ययन करते हैं? तो दबाव के आधार पर, घनत्व के आधार पर और ताप के आधार पर। तो जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करते हैं अध्ययन की, तो उसे हम दो स्रोतों के आधार पर पढ़ते हैं। एक क्या पढ़ते हैं? अप्राकृतिक और एक प्राकृतिक। तो जो हम अप्राकृतिक बात करते हैं तो उसमें हम तीन स्रोत देखते हैं। क्या देखते हैं? दबाव देखते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेशर। हम देखते हैं घनत्व। घनत्व को हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी। और ताप को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टेम्परेचर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की जब हम बात करते हैं तो अप्राकृतिक में हम क्या देखते हैं? प्रेशर, डेंसिटी और टेम्परेचर। लेकिन जब हम बात करते हैं प्राकृतिक स्रोत की, तो प्राकृतिक स्रोत में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं आपका ज्वालामुखी। ज्वालामुखी। और दूसरा क्या देखते हैं? भूकंप। भूकंप। तो ये दो चीजों की स्पेशल जो बात होती है वो कहां होती है? प्राकृतिक स्रोतों में होती है। इसमें एक और चीज हम जोड़ते हैं कभी कभी, तो जो जोड़ते हैं वो है आपके उल्का पिंड। उल्का पिंड। उल्का पिंड की बात करते हैं। ठीक, अगर हम आगे चर्चा करें कि भैया हम जब बात करते हैं आपके जब हम बात करते हैं आपके अप्राकृतिक स्रोतों की, अप्राकृतिक स्रोतों की, तो उसमें सबसे पहला क्या देखते हैं हम? घनत्व देखते हैं। घनत्व मतलब डेंसिटी देखते हैं। और ये जो डेंसिटी है इसका फॉर्मूला वैसे है क्या? तो द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, इस घनत्व में जब देखा गया कि जो पृथ्वी की बाहर की परत है, जो पृथ्वी की जो हमारी बाहरी परत है, उसका जो द्रव्यमान, उसका जो डेंसिटी है वो कितनी है? तो 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। जो हमारी पृथ्वी की बाहरी परत है उसकी जो डेंसिटी है, उसका जो घनत्व है वो कितना है? 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि पूरी पृथ्वी जो है हमारी, पूरी पृथ्वी का जो घनत्व है, पूरी पृथ्वी का जो घनत्व है आपका, वो कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो बाहरी परत की जो है वो 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि पूरी पृथ्वी का घनत्व जो कितना है? वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अच्छा, एक बात बताओ, इस दोनों चीजों से एक बात का तो मालूम पड़ता है क्या? कि जो आपकी अर्थ है, जो ये हमारी अर्थ है,
जब हम इसमें इस बाहरी परत से अंदर की तरफ को चलते हैं, मतलब कहां की तरफ को, सेंटर की तरफ को, तो भैया क्या बढ़ता है, उसका घनत्व तो बढ़ता है। कहां पर जाने पर, पृथ्वी में अंदर की तरफ जाने पर। क्यों? क्योंकि अगर बाहरी परत की बात करें तो 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन जब पूरी अर्थ की बात करते हैं तो कितना है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। वो एवरेज है पूरी अर्थ का मिला के। तो जब बाद में मालूम किया गया कि जो हमारी आंतरिक परत है, आंतरिक परत का जब हम बात करते हैं यहां पर मतलब किसकी, तो पृथ्वी की जो कोर है, इनर कोर, उसका तापमान कितना, सॉरी उसका जो घनत्व है वो कितना है, तो 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उसका घनत्व है। तो कहीं ना कहीं तो नीचे जाने पर घनत्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। तो जरूरी नहीं है कि हां घनत्व नीचे जाने पर बढ़े, कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, घट भी सकता है, किसी परत का सेम भी रह सकता है। जब हम इसमें और थोड़ा आगे बढ़े तो मालूम पड़ती है कि जो हमारी अर्थ में जो पाए जाने वाले पदार्थ हैं या एलिमेंट हैं, जो एलिमेंट हैं हर किसी एलिमेंट की क्या होती है, अपनी एक इलास्टिसिटी होती है, प्रत्यास्थता पावर होती है। क्यों? कि वो एक हद तक ही दब सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं दब सकता। तो वो उस एलिमेंट की क्या है, अपनी इलास्टिसिटी है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी पदार्थ का जो घनत्व है वो एक हद तक बढ़ सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं बढ़ सकता है। तो जरूरी है क्या कि नीचे की तरफ जाते हुए घनत्व बढ़ेगा? जरूरी नहीं है। तो जब ये वाली बात आती है कि जब कोई भी पदार्थ है उसका नीचे की तरफ जाने पर क्या होता है कि घनत्व बढ़ता है, ऐसी बात बोली गई। लेकिन किसी भी पदार्थ का जो घनत्व है वो अपनी एक पावर तक बढ़ता है या एक लिमिट तक बढ़ता है, बस कि उसकी लास्ट पावर इतनी है कि वो वहां से नीचे नहीं जाएगा, या उसकी इतनी लिमिट है कि अगर वो पहले 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है तो वो ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं बढ़ेगा। उससे ज्यादा करोगे तो वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा फिर। तो किसी ना किसी एलिमेंट को या पदार्थ को, एलिमेंट मतलब तत्व बोलते हैं, ऐसे तत्व हो या कोई पदार्थ हो, उसको दबाने की जो क्षमता है, उसकी जो दबने की क्षमता है वो क्या है, केवल किसी ना किसी एक लिमिट तक है, उससे ज्यादा वो नहीं दब सकता है। तो जब ये बात सामने आती है कि उसकी केवल एक क्षमता है दबने की, उससे ज्यादा नहीं दबेगा, तो फिर एक इसमें दूसरा मत आता है। दूसरा मत क्या आता है कि जो आपकी रासायनिक संरचना है, मत में क्या बोला गया, रासायनिक संरचनाएं जो होती हैं आपकी, रासायनिक संरचना, क्या बोला गया कि जब हम पृथ्वी में नीचे की तरफ जाते हैं तो पृथ्वी की परतों की जो रासायनिक संरचना है या उनका संगठन है परतों का, वो क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है या भिन्नता पाई जाती है, उसमें घटता बढ़ता रहता है। अब इन्होंने एडवर्ड स्विस ने क्या बताया, एडवर्ड स्विस ने हमें बताया कि जो हमारी पृथ्वी है उसमें जो पाए जाने वाली 3 परतें हैं, किसके आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर। तो रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी में कितनी परतें बताई, 3 परतें बताई। कि जैसे जैसे हम रासायनिक संरचना के आधार पर नीचे की तरफ जाते हैं तो उनका जो घनत्व है वो क्या है, बढ़ता चला जाता है। कैसे कैसे बताया, तो जो सबसे पहली परत बताई वो बताई इन्होंने कि वो जो पहली परत है वो किसकी बनी हुई है, सियाल की बनी हुई है। दूसरा बताया कि वो किसकी बनी हुई है, सीमा की बनी हुई है। तीसरा बताया कि वो किसकी बनी हुई है, नीफे की बनी हुई है, सबसे नीचे वाली जो अंदरूनी परत थी, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। तो एडवर्ड स्विस ने हमें 3 परतों के बारे में बताया। ये जो सियाल की बनी हुई परतें हैं, तो ये परतें
जो सियाल वाली परतें हैं ये किस किस चीज की बनी होती है? जो हम बात करते हैं सियाल की, तो ये सियाल किस किस से मिलकर बनती है? तो ये बनती है आपकी सिलिका प्लस एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम की। जब हम बात करते हैं सीमा की, तो ये मिलकर बनी होती है किसकी? सिलिका प्लस मैग्नीशियम की। और जो हम बात करते हैं नीफे की, तो नीफे की जो बनी होती है वो किस चीज की होती है? निकेल प्लस फेरस की। या इस फेरस को हम क्या बोल सकते हैं? आपका आयरन बोल सकते हैं, लोहा बोल सकते हैं। सिलिका प्लस एल्युमिनियम की बनी होती है सबसे ऊपरी परत। मध्य वाली परत सीमा किससे बनी हुई होती है? सिलिका प्लस मैग्नीशियम से। और जो सबसे अंदरूनी परत है वो किससे बनी हुई होती है? निकेल प्लस फेरस से, मतलब आयरन से। इन्होंने साथ में एक बात और बोली कि जो आपका सियाल है, जो सियाल है वो हल्की परत है, और जो सीमा है, जो सीमा है वो क्या है? भारी परत है। और जो निकेल है वो तो सबसे ज्यादा भारी है, मतलब जो नीफे है वो सबसे ज्यादा भारी है। तो इन्होंने बताया सियाल सबसे हल्की परत है, सीमा इससे भारी है। यहां तक ठीक था, लेकिन इन्होंने एक और बात बोली कि जो सियाल परत है, जो सियाल परत है वो किसके ऊपर तैरती है? सीमा के ऊपर तैरती है। इन्होंने क्या बोला कि जो सियाल है, सियाल तैरती है किसके ऊपर? सीमा के ऊपर। ये बात बोलने वाले व्यक्ति कौन थे? एडवर्ड सुएज थे। तो इससे देखो एक बार क्या कि रासायनिक संरचनाओं के आधार पर एडवर्ड सुएज ने कितने भागों में परतें बताई? 3 भागों में। कि हम जैसे जैसे पृथ्वी में नीचे की तरफ जाते हैं उनकी रासायनिक संरचनाएं चेंज होती रहती हैं, या चेंज होने की वजह से क्या होता है? उनका घनत्व बढ़ता रहता है। कौन कौन सी परतें बताई? तो 3 बताई। सबसे ऊपरी परत सियाल, दूसरी सीमा, तीसरी नीफे। उसके बाद बताया कि जो सियाल है वो किससे बनी हुई है? सिलिका प्लस एल्युमिनियम से, दूसरी सीमा सिलिका प्लस मैग्नीशियम से, और नीफे निकेल प्लस फेरस से। जो निकेल प्लस फेरस मतलब लोहा या आयरन कह सकते हैं, ये सबसे भारी है। इन्होंने बताया कि जो सियाल परत है वो सबसे हल्की है, और जो सीमा है वो क्या है? सबसे मतलब सियाल से भारी है। और जो सियाल परत है, जो सबसे ऊपरी परत है जिसे हमने सियाल बोला है, वो किसके ऊपर तैरती है? तो सीमा के ऊपर तैरती है। ऐसा बताने वाले व्यक्ति कौन थे? एडवर्ड सुएज थे। ठीक। इसके बाद बात करते हैं, जब हम दबाव की बात करें तो दबाव की या प्रेशर की, तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? दाब बढ़ेगा, वो सॉरी क्या बढ़ेगा? उसका घनत्व बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा प्रेशर के बढ़ने पे। लेकिन एक बात बोली गई कि जब, इससे पहले बताया कि जब ज्यादा दाब पड़ता है तो उस किसी भी पदार्थ का जो घनत्व है वो एक लिमिट तक बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि उस पदार्थ की क्या है? अपनी एक इलास्टिसिटी है। दूसरी बात बोली गई कि यदि ज्यादा दबाव हो, यदि ज्यादा दबाव पड़े और अंदर क्या है? तरल अवस्था में कोई चीज है, तो वो किसी भी चीज को स्थिर नहीं रहने देगी। ज्यादा दबाव पड़ने पर पृथ्वी के जो अंदरूनी परत है, अगर वो इस आपके तरल अवस्था में है तो पृथ्वी आपकी स्थिर नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये वाली बात भी, इससे सही से कोई कंक्लूजन नहीं निकला। इसके बाद आते हैं टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर क्या हुआ? टेम्परेचर में बोला गया कि जितना ज्यादा आप नीचे जाओगे उतना ही टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। क्या बोला कि जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी की जो परतें हैं, पृथ्वी की परतों में आप जितना नीचे की तरफ जाओगे उतना ही क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। ऐसा बोला गया कि 32 डिग्री पर कितना, 32 मीटर नीचे जाने पर कितना टेम्परेचर बढ़ता है? 32 मीटर नीचे जाने पर जो बताया कि टेम्परेचर जो बढ़ता है आपका, वो बढ़ता है 1 डिग्री सेल्सियस। इस हिसाब से, अगर इसी हिसाब से हम बात करें 10 किलोमीटर नीचे जाने पर तो कितने डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है? 300 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि। अगर 40 की बात करें तो कितने की होनी चाहिए? 1200 डिग्री सेल्सियस की तापमान की वृद्धि होनी चाहिए।
लेकिन देखा गया कि जब हम अर्थ में नीचे की तरफ जाते हैं तो तापमान में बहुत ज्यादा भिन्नताएं पाई जाती हैं। कहीं कम बढ़ेगा, कहीं ज्यादा बढ़ेगा, कहीं कम बढ़ेगा, कहीं ज्यादा बढ़ेगा। तो जिसके आधार पर इसको भी क्या करा गया, कैंसिल कर दिया गया। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं हम आपके प्राकृतिक स्रोत की। प्राकृतिक स्रोत की, प्राकृतिक स्रोत। तो जो प्राकृतिक स्रोत की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला क्या आता है आपका, ज्वालामुखी आता है, ज्वालामुखी। और ये जो ज्वालामुखी है इसमें क्या देखा गया कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जब ज्वालामुखी फटके अर्थ से बाहर निकलता है, अर्थ की बाहरी सतह से ऊपर बाहर की तरफ निकलता है विस्फोट के साथ में, तो उसमें से क्या क्या निकलता है, धूल निकलती है, छोटे छोटे क्या निकलते हैं, पत्थरों के कण निकलते हैं, और लावा निकलता है। मतलब क्या निकलता है, द्रव पदार्थ निकलता है या तरल पदार्थ निकलता है, द्रव निकलता है, तरल पदार्थ निकलता है। तो जिससे अनुमान लगाया गया कि अर्थ की जो अंदर की सरफेस है उसमें से कोई ना, जो अर्थ के अंदर की जो परतें हैं उसमें से किसी ना किसी परत में क्या है, आपका तरल पदार्थ है या द्रव से भरी हुई है वो। तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि जो अंदरूनी हमारी अर्थ है उसकी कोई ना कोई परत जो है अंदर क्या है, वो तरल है। ठीक है, लेकिन जब तरल की हम बात करते हैं तो अगर तरल पदार्थ हो तो एक बात बोली थी दबाव में कि अगर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो जो हमारी तरल जो तरल परत है या द्रव पदार्थ वो जो है परत, वो स्थिर नहीं रह पाएगी, स्थिर नहीं रह पाएगी ज्यादा दबाव की वजह से, जिसकी वजह से इस ज्वालामुखी वाले कॉन्सेप्ट को भी क्या कर दिया गया, नेगलेक्ट कर दिया गया। इसके बाद चर्चा होती है कि भैया हम कैसे और देख सकते हैं, और तरीके भी तो हैं देखने के, कि हम क्या करें, पृथ्वी पर क्या करें, कोई खदान खोद के देख लें, खान खोद कर देख लें, पृथ्वी पर क्या करें, खान खोद कर देख लें। तो जो सबसे गहरी खान है पृथ्वी पर वो कहां है, साउथ अफ्रीका में है। और कितने किलोमीटर गहरी है, 4 किलोमीटर गहरी है। कितने किलोमीटर गहरी है, 4 किलोमीटर गहरी है। अब एक बात बताओ, जब खान केवल 4 किलोमीटर गहरी है, लेकिन जो हमारी अर्थ की रेडियस है, जो हमारी अर्थ की रेडियस है वो कितनी है भैया, 6370 किलोमीटर है। तो 4 किलोमीटर इसकी तुलना में कुछ है नहीं है। चलो ठीक है, हम खनन से नहीं देख पाएंगे क्योंकि खनन इससे ज्यादा हम गहरी खोद नहीं सकते। और तो इन्होंने सोचा कि क्या करें, फिर ड्रिल करके देख लें। क्या करके देख लें, ड्रिल करके देख लें। ड्रिल, जब ड्रिल करने की बात आती है तो ड्रिल हमने कहां करी, अंटार्कटिका में करी, अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में करा। अब ये जो अंटार्कटिका है इस पर कितने किलोमीटर गहरी ड्रिल करी गई, तो 12 किलोमीटर गहरी ड्रिल करी गई। उससे ज्यादा गहरी ड्रिल और नहीं हो पाई, 12 किलोमीटर से ज्यादा गहरी ड्रिल नहीं हो पाई। तो इसके आधार पर भी हम नहीं बता पाए कि हमारी अर्थ में अंदर है क्या क्या। ठीक, इसके बाद जब हम चर्चा करते हैं आगे की उल्का पिंडों की, उल्का पिंडों के, उल्का पिंडों के आधार पर, तो जो उल्का पिंड होते हैं वो जब बाहर के मंडल से हमारे अर्थ की सरफेस, अर्थ के उसमें वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, ज्वलनशील हो जाते हैं, ज्वलनशील हो जाते हैं। मतलब उनमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है। और आग लगने के कारण वो पृथ्वी पर आते 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 उनका जो बाहरी आवरण है उल्का पिंडों का वो क्या कर जाता है, छुटकर अलग हो जाता है। तो उनका जो अंदरूनी हिस्सा है, ठोस जो अंदरूनी हिस्सा रहता है, वही कहीं ना कहीं आपकी अर्थ पर क्या करता है, गिरता है, अर्थ पर गिरता है, पृथ्वी पर कहीं ना कहीं टकराता है। जब उसको देखा गया, उसका उल्का पिंड की जो अंदरूनी हिस्सा था उसको जब देखा गया तो वो क्या था, बहुत ज्यादा
ठोस था और लगभग लगभग किससे बना हुआ था, तो निकेल प्लस फेरस से बना हुआ था। तो जिसके आधार पर जो अंदरूनी कौन है हमारी अर्थ की, हमने उससे थोड़ा मालूम पड़ा कि हमारी जो अर्थ की जो अंदरूनी कौन है, कोर है, वो हमारी जो एडवर्ड स्विस ने बताई थी किससे बनी हुई है, निकेल और फेरस से बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं कोर हमारी ठोस है। ठीक, अब इसके बाद सबसे ज्यादा ट्विस्ट तब आता है जब भूकंपीय तरंगों का इजाद होता है। भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे, अगर हम भूकंप की बात करें या भूकंपीय तरंगों की बात करें तो अर्थ में, अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, उसकी सरफेस पर कहीं ना कहीं जो हमारी भूकंपीय तरंगे विचलन करती हैं वो कहां तक, केवल कहां करती हैं, तो स्थल मंडल में करती हैं। भूकंपीय तरंगे जो चलती हैं वो केवल कहां चलती हैं, स्थल मंडल में चलती हैं भूकंप आने पर। ठीक, इन्होंने बताया कि जो भूकंप तरंगे हैं वो कितने प्रकार की हैं, तो 3 प्रकार की हैं। भूकंप तरंगे जो बताई वो कितने प्रकार की बताई, 3 प्रकार की बताई। लेकिन हमें यहां पढ़नी केवल कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की है। ये हमें नहीं पढ़नी है, हमें केवल पढ़नी कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की पढ़नी है। और ये जो 2 प्रकार की तरंगे हैं ये कौन कौन सी हैं, तो एक तो है पी वेव्स, पी वेव्स या इसे हम बोलते हैं प्राथमिक तरंगे, और दूसरी कौन सी है, एस वेव्स है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक तरंगे, द्वितीयक तरंगे या फिर सेकेंडरी वेव्स। इन तरंगों की विशेषताएं क्या क्या है, जो हमारी पी वेव्स हैं ये हमारे तीनों माध्यमों में, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में विचलन करती है, मतलब तीनों में चलती है। ठीक, लेकिन जो हमारी एस वेव्स है वो हमारी केवल कहां विचलन करती है, सॉलिड में करती है। जो पी वेव्स है वो हमारी तीनों माध्यमों में चलती हैं, जो हमारी एस वेव्स है वो केवल कहां चलती है, हमारे सॉलिड में चलती है। और एक और बात देखो कि इसमें देखा गया कि जो जितना ज्यादा सॉलिड है इनकी स्पीड इतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। जब हम पी वेव्स की बात करते हैं तो पी वेव्स की जो ज्यादा स्पीड होगी वो किसमें होगी, सॉलिड में सबसे ज्यादा होगी, उससे कम किसमें होगी, लिक्विड में होगी, और सबसे कम किसमें होगी, तो गैस में होगी। और सॉलिड में भी अगर देखें तो जो जितना ज्यादा सॉलिड होगा, मतलब सॉलिड कैसे होगा, जो जितना ज्यादा जिसका घनत्व होगा उसमें उतनी ज्यादा उसकी स्पीड होगी। जितना ज्यादा घनत्व होगा किसी पदार्थ का उसमें पी वेव्स की इतनी ही ज्यादा स्पीड मिलेगी। ठीक है, ये बात इन्होंने बोली। अब जब इसके बाद हमने चर्चा, इसके बाद अगर हम देखें तो इन्होंने क्या काम करा, अर्थ की सरफेस से, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या करा कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ एस वेव्स, कौन सी वेव, एस वेव्स क्या करी, प्रोपेगेट करी, प्रोपेगेट करी, प्रोपेगेट करी मतलब ऊपर से छोड़ी गई। और जब ये नीचे की तरफ छोड़ी गई, अर्थ में छोड़ी गई अंदर की तरफ, तो ये अगर सॉलिड होता है तो ये क्या होना चाहिए था, सीधा आना चाहिए था। लेकिन ये जो तरंगे हैं ये कुछ किलोमीटर जाकर क्या हुई, साइडों की तरफ मुड़ गई, मतलब अर्थ की दूसरी तरफ मुड़ गई। ठीक है, साइडों में मुड़ गई। तो ये जो बीच का क्षेत्र है, इस इतने क्षेत्र में एस वेव्स नहीं पार कर पाई। जैसे ही वो ऊपर से छोड़ी गई वो कुछ किलोमीटर नीचे गई और कुछ किलोमीटर जाके क्या हुई, साइडों को डाइवर्ट हो गई, दोनों साइड को निकल गई। जब दोनों साइड को निकल गई तो जो आगे का क्षेत्र था इनके सामने का नॉर्थ साउथ पोल वाला हिस्सा, दक्षिणी ध्रुव वाला हिस्सा, वहां पर ये एस वेव्स नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से इस इतने क्षेत्र को क्या बोला गया, एस वेव शैडो क्षेत्र, एस वेव शैडो क्षेत्र या एस वेव शैडो एरिया, जहां वो नहीं पहुंच पाई।
इस बात से एक तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि पृथ्वी में जो ऊपर से छोड़ी गई ये एस वेव्स, तो कहीं ना कहीं इनकी डेंसिटी वेरी करती है। जहां डेंसिटी ज्यादा थी वहां सीधी गई, जहां डेंसिटी कम थी वहां टेढ़ी होती चली गई। और कहीं ना कहीं एक स्टेज ऐसी आई कि वहां क्या हो सकता है, लिक्विड अवस्था में कुछ ना कुछ हो सकता है, तरल अवस्था में कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि सॉलिड के अलावा ये कहीं आपके और नहीं चल पाती है एस वेव्स। तो इसके बाद क्या हुआ फिर, इसके बाद दूसरी वेव्स प्रोपेगेट कराई गई, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो जब यहां से पी वेव्स द्वारा छोड़ी गई यहां से, तो यहां क्या देखा गया कि जो एस वेव, जो पी वेव थी वो पहले सीधी गई, ठीक, लेकिन हुआ क्या कि जो अंदर कोर की तरफ गई यहां इनकी स्पीड बहुत ज्यादा हो गई, और फिर जब कोर से बाहर निकली तो इनकी स्पीड क्या हो गई, फिर कम हो गई, कुछ लगभग ऐसे क्या हुआ, जब थोड़ी अंदर गई तो स्पीड कम हुई, और फिर जब अंदरूनी हिस्से में गई तो स्पीड क्या हो गई इनकी, ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से अनुमान लगाया गया कि जो आपकी अर्थ है उसमें सबसे पहली परत क्या पड़ती है, हमारी सॉलिड पड़ती है, ठीक है। दूसरी परत क्या है, हो सकता है कि वहां थोड़ा लिक्विड पदार्थ में हो, मतलब कैसे अवस्था में हो, सेमी मोल्टन अवस्था में हो, अर्ध गलित अवस्था में हो, यह देखा गया। लेकिन जब वेव्स आपके बिल्कुल सेंटर में पहुंची तो वहां उनकी स्पीड बहुत ज्यादा हो गई, और बहुत ज्यादा होने से अनुमान लगाया गया कि जो हमारी अर्थ की इनर कोर है वो क्या है, बहुत ज्यादा सॉलिड अवस्था में है, मतलब उसकी डेंसिटी जो है बहुत ज्यादा है। तो इन तरंगों के जो बीच का क्षेत्र था जहां ये तरंगें नहीं पहुंच पाई, उस क्षेत्र को क्या बोला गया, पी वेव शैडो क्षेत्र, पी वेव शैडो क्षेत्र। तो इन तरंगों के छोड़ने से एक बात का तो डिसीजन निकल गया कि इनकी तरंगों की स्पीड, इन तरंगों की स्पीड 3 जगह चेंज हुई। कितनी जगह चेंज हुई, 3 जगह इनकी स्पीड क्या हुई, चेंज हुई, मतलब 3 जगह इनकी स्पीड कम ज्यादा हुई। तो इन्होंने बताया कि पृथ्वी में 3 अलग प्रकार की परतें हैं, ठीक है। कितनी परतें बताई, 3 परतें बताई अलग अलग प्रकार की, और वहां जो स्पीड इनकी चेंज हुई तो इन्होंने देखा कि जो पी वेव्स एंड पी वेव्स है वहां इनकी स्पीड कुछ थी, पी वेव्स एंड पी वेव्स में इनकी स्पीड कुछ थी, और पी वेव्स और पी वेव्स में इनकी स्पीड कुछ थी। मतलब क्या है इसका, पी और पी क्यों लिखा, तो जब शुरू में छोड़ा गया तो इनकी स्पीड क्या थी, थोड़ी ज्यादा थी, सॉलिड था। जब थोड़ा और नीचे गया तो उनकी स्पीड क्या हो गई, थोड़ी कम हो गई। तो जहां स्पीड कम हुई वहां पी स्टार वेव्स हो गई, और जहां स्पीड पी और एस, तो यहां तो जाएगा नहीं सॉलिड में, तो नीचे पी आएगा, ठीक है। और जहां इनकी स्पीड बहुत ज्यादा हो गई वहां क्या हो गई, पीजी हो गई, ठीक है। तो 3 प्रकार की इनकी परतें को मालूम पड़ा गया, क्यों, क्योंकि पी वेव्स की जो स्पीड थी वो कितनी जगह चेंज हुई, 3 जगह चेंज हुई, ठीक है। पी वेव्स की स्पीड कितनी जगह चेंज हुई, तो 3 जगह चेंज हुई, जिसकी वजह से अनुमान लगाया गया कि हमारी अर्थ जो है वो कितनी परतों में है, 3 परतों में है। और 3 परतों में कौन कौन सी में है, तो इन्होंने उसके नाम दिए, कौन कौन से दिए, सबसे ऊपर इन्होंने क्या दिया, क्रस्ट दिया, सबसे ऊपर नाम इन्होंने क्या दिया, क्रस्ट दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका भूपर्पट्टी बोलते हैं, क्रस्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, भूपर्पट्टी। उसके बाद जो नीचे पाई गई वो कौन सी पाई गई, मेंटल पाई गई, मेंटल नाम दिया गया, और जो सबसे नीचे थी वो क्या हुआ, उसका नाम क्या दिया गया, कोर दिया गया, ठीक। लेकिन इससे आगे की जो चर्चा है वो हम क्या करेंगे, आपकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दिया करो भाई, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके आप वीडियो को उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो। जय हिंद, जय भारत।